Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हम अपना सिलेबस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का और मैं आपको स्मार्ट क्लासेस देना चाहती हूँ सो दैट आप अपना अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि बिजनेस क्या हो, हमने समझा बिजनेस क्या है, कैसे उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और अब हम समझेंगे बिजनेस के नीचे एक कंपनी बनती है, वो कैसे बनती है वो नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन मतलब मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कंपनी होती क्या है और किस किस टाइप की हमारे इंडिया में कंपनीज आपको देखने को मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर मीनिंग ऑफ द कंपनी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी होती क्या है। एक्चुअली देखिए, जो कंपनी हमारी होती है वो होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किसी कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आते हैं, उनका कोई उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है सो दैट कि वो कंपनी स्टार्ट करें। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आज रात में मैंने सोचा, कोई आइडिया आया मेरे दिमाग में और मैंने कल एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी में बी डिफाइंड एज an artificial person created by the law having a corporate and legal personality distinct and separate from its members। इसमें डेफिनेशन कह रही है कि जो कंपनी होती है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरह से जो उनके मेंबर्स होते हैं उनसे उनकी अलग आइडेंटिटी होती है, तो इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है। और इसकी अपनी आइडेंटिटी अलग से होती मेंबर से, इसकी अपनी कॉमन सील होती है। जैसे कोई भी किसी पर्सन का एक सिग्नेचर होता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक कॉमन सील होती है जो सभी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाती है, ओके। और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मीन्स ये लंबे टाइम के लिए होती है। इस पर किसी भी मेंबर की डेथ का, इंसोलेंट होने का, ट्रांसफर होने का, रिटायर होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक जब तक कि इसको वाइंड अप ना किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने समझा कि एक तरह से क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है कंपनी, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनीज होते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी में इसमें से जरूर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कंपनीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तो उसका बेस्ड है उसकी लायबिलिटी से। लायबिलिटी लाइक कंपनीज लिमिटेड बाय द शेयर, कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो, हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी, कंपनीज अनलिमिटेड कंपनी, एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, तो इसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया? लायबिलिटी के थ्रू। एक है हमारा कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर्स, कि मेंबर्स के बेस पे भी कंपनी का क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। और हम एक कंपनी को उसके कंट्रोल के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जितने भी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं पास्ट ईयर्स में, वो उनके पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उनका पीडीएफ, और साथ में इनका सोल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, जो हमने फर्स्ट देखा था, कौन सा? ये देखा था फर्स्ट कि कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से एक कंपनी कैसे क्लासिफाई की जा सकती है, तो उसका अब देखेंगे। फर्स्ट हमारा लिमिटेड बाय द शेयर। एक कंपनी है लिमिटेड होती है बाय द शेयर, कि उनके शेयर होल्डर की कितनी लायबिलिटी है, कितने लिमिट तक है। जैसे कि वो केवल उनकी लायबिलिटी इतनी बनती है जितनी उन्होंने, उनकी अनपेड अमाउंट है, ठीक है, वाइंड अप के टाइम में उतना ही उनसे मंगवाया जाता है, उतनी ही लायबिलिटी बनती है जितनी उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है। और ऐसी कंपनी को अपने पीछे जो नाम लगाना पड़ता है, वो लगाना वर्ड रखना पड़ता है लिमिटेड, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी, इस तरह से रखना पड़ता अपना नाम। एक है लिमिटेड बाय द गारंटी। लिमिटेड बाय द गारंटी का मतलब है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहां तक लिमिट है? जहां तक उसने अमाउंट अपना कंट्रीब्यूट करना है उसके एसेट में, कंपनी के एसेट में, जब वो
वाइंड अप होती है, मतलब यहाँ पे गारंटी की बात करती है, क्यों गारंटी देता है कि जो वाइंड अप होगी तो इतना अमाउंट वो पे करेगा। इसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, कि जब तक कंपनी के जितने भी ओल्ड डेप्ट और लायबिलिटी जब तक पे ऑफ नहीं कर दी जाती, तब तक उनकी मींस मेंबर्स की उतनी ही शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बनती है। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, उनको उनके अमाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है जितनी डेप्ट और लायबिलिटी कंपनी की रहेंगी। ओके, नाउ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो उसमें एक प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे लिमिट है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है मिनिमम 7 और अनलिमिटेड हो सकते हैं, मीन्स ये कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे अनलिमिटेड है, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिटेशन है, मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे 200 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने मेंबर्स के हिसाब से हमने देखा एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। तो एक प्राइवेट कंपनी की मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो बात करें तो वहां पे 1 लाख रुपीज कम से कम होनी चाहिए पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल कम से कम किसी प्राइवेट कंपनी की 1 लाख होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में। इसके बाद है कैन हैव मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको दो ये जो बता रखा है यहाँ पे 1956 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब जो हो गया है इसकी लिमिट हो चुकी है 2 से 200। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसके बाद है यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है इसको राइट नहीं हो सकता, राइट नहीं होता है अपने शेयर को ट्रांसफर करने का, लेकिन पब्लिक कंपनी में इनको पूरा मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी आजादी होती है, वो किसी को भी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात प्राइवेट की करते हैं। प्राइवेट में क्या है, यहाँ पे आप इनविटेशन नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को कि आप आओ हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है कि वो जनरल पब्लिक को भी इनविटेशन देते हैं, एज अ प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं जनरल पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट कैन इनवाइट एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है और एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक मतलब जो किसी को भी कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट क्या होते हैं, अपने ही इंडिविजुअल्स जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को ही ये अपना मेंबर बना सकते हैं। ओके, उन्हीं को शेयर दे सकते हैं, पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है कंपनी। यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस डाल रखा है, एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। वैसे जो मैंने अभी बताया है वही है। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के बारे में हम क्या समझते हैं यहाँ पर, एक हमने प्राइवेट देखी, पब्लिक देखी, अब है 1 पर्सन। ये न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, ये कंपनीज एक्ट 2030 में ही आया है ये न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कम से कम हमारी मार्केट क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सो दैट ये 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। तो मेरे फ्रेंड्स 1 पर्सन कंपनी क्या होती है कि एक आदमी भी, मतलब एक पर्सन, केवल एक मेंबर से भी कंपनी खोली जाती है। जैसे हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में लिमिटेशन देखी कि प्राइवेट में जो होता है कम से कम 2 होने चाहिए और पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम प्राइवेट में 200 और पब्लिक में अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे केवल एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, और ये जो वर्क करेगी कैसे करेगी, जैसे कंपनी करती है जिसको लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि वो एंटिटी उसकी सेपरेट रहेगी, ठीक है, अपने मेंबर से। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो 1 पर्सन कंपनी है ये एक पर्सन के द्वारा भी चलाई जा सकती है, लेकिन इसको अपने नाम के पीछे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, 1 पर्सन कंपनी। ओके, 1 पर्सन कंपनी फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 के अंडर ही पूछा जा सकता है कि सेक्शन 3 के अंडर इसको फॉर्म किया जाता है। एक जो 1 पर्सन कंपनी है वो क्या हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनी को। चार्टर्ड कंपनी, देखिए इसको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। जैसे हमारे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी, ये थी इंग्लैंड की, है ना, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये किसके द्वारा फॉर्मेट की गई थी, वहां के जो किंग थे, क्वीन थे, उन्होंने इसको फॉर्मेशन करके इसका भेजा गया था इंडिया के अंदर कि, और वो उसके जितने भी लॉ थे, रूल रेगुलेशन थे, वो कौन चलाता था, इसको वहां का क्राउन चलाता था, मतलब वहां का शासन चला। ओके, अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो होती हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी इंडिया के अंदर बनाई जाती है। जैसे आरबीआई की जरूरत पड़ी कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए
किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमें किसी रेगुलेटर बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दीज कंपनीज आर विच आर क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू आती है, जैसे आरबीआई है, एसबीआई है और हमारा LIC है। इसके अलावा जितनी वहां रेलवे है या स्टील है, भेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंपनीज है, ये सब किस लिए, क्योंकि नेशनल हमारे नेशन को जरूरत है, उनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो स्पेशल लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है, उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे कैसे कर सकते हैं हम लोग, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों के एक साथ ही पढ़ते हैं के अंदर। तो हम कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है अदर कंपनी के ऊपर, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जो अदर कंपनी होती है वो क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर इस कंपनी के अंदर 50 से ज्यादा है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और इसका पूरा प्रभाव सब्सिडरी कंपनी पे रहेगा। चलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। The companies which are formed under special act, those companies are called, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू आती हैं उन कंपनीज को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल चार्टेड ग्रांटेड बाय द किंग और क्वीन, जो स्पेशल चार्टेड ग्रांटेड होती हैं और क्वीन से क्रिएट की जाती है, कोई किंग या क्वीन से, तो वो कैसी कंपनी होती है, ये इंग्लैंड की थी और ये कौन करता था, इनको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनीज। Dash percentage of the share should be held by the company in another company so as to become subsidiary। एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के लिए उस कंपनी के अंदर कितनी परसेंटेज शेयर होने चाहिए, तो मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, तो कितने होने चाहिए, मोर देन 50 होने चाहिए। क्वेश्चन 5, अंडर विच सेक्शन प्राइवेट कंपनी कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। एक ऐसा सेक्शन दिया गया है हमारे जिसके अंदर कंपनी एक्ट में ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक के अंदर। ठीक है, प्राइवेट किस में हो जाती है चेंज, पब्लिक के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। तो कौन सा एक्ट, 34, 43, 53 या फिर 35? राइट ऑप्शन है इसका सेक्शन 40 या सेक्शन 43। क्वेश्चन 6 है हमारा, एक कंपनी इज नेम्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी इफ इट इज होल्ड डैश परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एक कंपनी जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए किसी भी दूसरी कंपनी में। तो हम कहते हैं ना, जैसे कोई कंपनी ऐसी भी होती है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का भी उसके अंदर पोर्शन होता है कुछ, मतलब उसके अंदर हिस्सा होता है, शेयर होता है। तो ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, जिसका शेयर इस कंपनी के अंदर कितना होना चाहिए कि उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोर देन अगर 50 होता है गवर्नमेंट का हिस्सा किसी कंपनी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।